नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 3.0 में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जो सबसे बड़ी खबर है वो यूएई के जानिब से आई है। नॉर्मली यूएई को हम सब जानते हैं कि अब्राहम अकार्ड कर चुका है वो इजराइल के साथ उसके तिजारती रिश्ते हैं, बाकी रिश्ते भी हैं और फलस्तीन के मुद्दे पर भी ज्यादा आगे बढ़ के यूएई ने कभी बात नहीं की है। यूएई के अमेरिका से जिस तरह के रिश्ते हैं उसके चलते माना जाता है कि वो तो हर हाल में इजराइल के साथ ही खड़ा होगा, लेकिन यूएई ने पहली बार इतना तीखा, इतना कड़ा बयान दिया है कि इजराइल भी थोड़ा हक्का बक्का है। इजराइल को भी समझ में नहीं आ रहा है कि यूएई ऐसा बयान कैसे दे सकता है। दरअसल इजराइल और यूएई के बीच में जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था उसमें एक बात तय की गई थी कि इजराइल किसी भी हाल में वेस्ट बैंक में या फलस्तीन के नए इलाकों में कोई कब्जा नहीं करेगा। अब स्मॉट्रिच ने एक प्लान बनाया और वो प्लान पब्लिकली पेश किया कि हम वेस्ट बैंक के 80% इलाके पर कब्जा करने जा रहे हैं। जो नक्शा आप देख रहे हैं, इस नक्शे में जो पीले इलाके हैं उन इलाकों को कब्जा करने की बात की जा रही है और लगातार हम बात कर रहे हैं इस पर कि गजा में तो जो हो रहा है वो फिर भी पता चल रहा है। वेस्ट बैंक में लगातार नई नई बस्तियां बनाने की कोशिश हो रही है, बस्तियां बनाई जा रही हैं और उनके बारे में खबरें बाहर नहीं आ रही हैं। लेकिन स्मॉट्रिच ने जब ये प्लान बना के दे दिया बिल्कुल कि हम वेस्ट बैंक के 80% इलाके पर कब्जा करने जा रहे हैं, तो यूएई ने सीधी सीधी धमकी दी है कि अगर आपने वेस्ट बैंक के इलाकों पर कब्जा किया, नए सेटलमेंट बनाए, तो यूएई के साथ जो आपके रिश्ते हैं, जो नॉर्मलाइजेशन है, वो नहीं रहेंगे, वो टूट जाएंगे। अब देखिए, कोई और मुल्क कहता तो ये बात इतनी सीरियस नहीं होती, लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये बात कहना इजराइल के लिए काफी मुश्किल पैदा करने वाला है। इजराइल कह रहा है कि टाइम फ्रेम की बात हुई थी कि सिर्फ 4 साल तक आप कोई कब्जा नहीं करेंगे, उसके आगे कब्जा कर सकते हैं। यूएई का कहना है कि ये रेड लाइन है, यहां टाइम फ्रेम का कोई मामला नहीं है, आप किसी भी हाल में वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। और ये एक ऐसी खबर है जिसको लेकर इजराइल के अखबारों में, इजराइल के वेबसाइट्स में बहस चल रही है। बहुत सारे लोग जिनके पास अभी थोड़ा सा दिमाग बचा हुआ है, बहुत सारे लोग जिनके पास अभी थोड़ी सी अकल बची हुई है, उनका यह कहना है कि यूएई को नाराज करने का गुनाह हमें नहीं करना चाहिए, गलती हमें नहीं करनी चाहिए। यूएई को नाराज करने का मतलब यह होता है कि अब्राहम अकॉर्ड्स जो हुए थे, यानी जिन अरब मुल्कों से हमारे रिश्ते नॉर्मल हुए थे, वो फिर से खराब होने और टूटने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा भी बड़ी मजेदार बात है वेस्ट बैंक को ही लेके। माइक हक्काबी का नाम आपने सुना होगा, यूएस एनवाई हैं वो, और अक्सर इजराइल की भाषा बोलते हैं। वो गए हुए थे वेस्ट बैंक में। कारण एक और है कि वेस्ट बैंक में कई सारे गांव ऐसे हैं जो क्रिश्चियन गांव हैं, ईसाइयों के गांव हैं, जहां ईसाइयों के चर्च बने हुए हैं, गिरजे बने हुए हैं और जहां ज्यादातर ईसाई रहते हैं। और उनके साथ जिस तरह का लगातार बिहेवियर हो रहा है उसको लेकर अमेरिका और यूरोपीय मुल्क जो हैं उनके अंदर भी थोड़ी बहुत हलचल होना बिल्कुल कॉमन है। अभी इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं हर्जोग, वो गए हुए थे पोप से मिलने के लिए और पोप लगातार गजा और फलस्तीन के दूसरे इलाकों में जो तबाही चल रही है, जो जेनोसाइड चल रहा है, उसको रोकने की बात कर रहे हैं। तो हक्काबी साहब वहां गए हुए थे और वहां से लौट के उन्होंने कहा कि डेस्परेट पीपल डू डेस्परेट थिंग, यानी अगर आप वेस्ट बैंक को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, वहां जो पीए की गवर्नमेंट है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की गवर्नमेंट है, अब्बास साहब हैं, उनके पैसे आप पूरी तरह से छीन लेंगे, उनके पास जो रेवेन्यू जाता है उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे और वेस्ट बैंक में कब्जा करना शुरू करेंगे, तो अभी जो प्रॉब्लम आपको गजा में दिख रही है उससे बड़ी प्रॉब्लम वेस्ट बैंक में दिखाई देगी। लोग हथियार लेने पर आमादा हो जाएंगे और उसके बाद वो तबाही फैलेगी जिसको संभालना आसान काम नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये माइक हक्काबी कह रहे हैं और ये इजराइल के अखबारों में बाकायदा छपा हुआ है। इसके मानी क्या है? इसके मानी यह है कि अमेरिका में जहां मार्क रूबियो इस बात से कतई परेशान नहीं है कि वेस्ट बैंक कब्जा हो जाएगा। आपको मैं यहां पर यह भी बता दूं कि पिछली बार जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो भी नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक कब्जा करने का प्लान बनाया था, लेकिन अमेरिका ने उसको ग्रीन लाइट नहीं दिखाई थी और यही वजह है कि वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा करने का प्लान जो है वो रोक दिया गया था। अब अभी तक ट्रंप ने ऐसा कुछ कहा हो इसकी कोई बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन ट्रंप के जो करीबी हैं मार्क रूबियो, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके मुलाकात इजराइल के कुछ लीडर से हुई और उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि तुम लोग वेस्ट बैंक कब्जा कर लो। तो मार्क रूबियो कह रहा है कि वेस्ट बैंक कब्जा करने से कोई दिक्कत नहीं है। हक्काबी कह रहा है कि वेस्ट बैंक अगर कब्जा होता है तो बहुत सारी मुश्किल पैदा हो सकती है। यानी ट्रंप के भी जो करीबी हैं, ट्रंप की जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनके बीच में भी वेस्ट बैंक को लेकर सहमति नहीं है और इस
स्मॉलिश ने जो ये कदम उठाया है इसकी दुनिया भर में जबरदस्त मुखालफत की जा रही है। वेस्ट के नेता, खास तौर पर यूरोप के नेता जो हैं इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और वेस्ट बैंक में कब्जा करने की किसी भी नीति के वो पूरी तरह से खिलाफ है। वेस्ट की बात चली है तो फ्रांस की बात कर लेते हैं। मैक्रॉन ने एक लंबा ट्वीट किया और उस ट्वीट में यह कहा कि फलस्तीन के नेताओं को भले अमेरिका ना आने दिया जाए, लेकिन सऊदी अरबिया के साथ मिलकर हम वहां पर वो कॉन्फ्रेंस करेंगे 2 नेशन सॉल्यूशन के लिए, जहां फलस्तीन को एक खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देने की बात की जाएगी। बेल्जियम कह चुका है और भी बहुत सारे यूरोपियन मुल्क कह चुके हैं, स्पेन कह चुका है। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो ये तो तय है कि इस महीने के आखिर में अमेरिका में जब यूएन की मीटिंग होगी तो कई सारे यूरोपीय मुल्क जो हैं वो फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देंगे। गैर यूरोपीय मुल्कों का तो बड़ा हिस्सा पहले से ही फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दे चुका है, जैसे हिंदुस्तान जो सबसे पहले देशों में था जिसने फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दिया था, और इसके चलते हिंदुस्तान में फलस्तीन की एम्बेसी है और एम्बेसडर बैठते हैं। हम लोग की एक बार उनसे अभी बीच में मुलाकात हुई थी, उन्होंने बुलाया था तमाम सारे जर्नलिस्ट को और अपना पक्ष रखा था। अब क्या होगा, यूरोप में हर मुल्क में जो फलस्तीन को आजाद मुल्क का दर्जा देगा वहां पर फलस्तीन की एम्बेसी होगी, फलस्तीन का एम्बेसडर वहां पर बैठेगा, और यही नहीं, उन मुल्कों के एम्बेसडर फलस्तीन के अंदर भेजे जाएंगे और उन पर हमला करने की हिम्मत इजराइल की नहीं है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देने से क्या होगा, लेकिन मेरी अपनी समझ है कि सीधे भले कुछ ना हो रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम होगा। आज नहीं तो कल इंग्लैंड को भी ये करना पड़ेगा, और इतना प्रेशर पड़ने के बाद अगर अमेरिका ऐसा कर देता है तो फिर सोचिए क्या होगा। तो ये एक बड़ा कदम है। उधर वेस्ट बैंक पे कब्जे को लेकर यूएई ने जिस तरह से बात उठाई है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसी को ये उम्मीद नहीं थी, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि यूएई जो है वो इजराइल के सामने इस तरह की बात करेगा कि अगर आपने वेस्ट बैंक पर कब्जा किया तो ये एक रेड लाइन को क्रॉस करना होगा। इसी बीच में ट्रंप का एक बयान आता है ट्रूथ सोशल पर, और वो बयान आता है कि हमास के पास ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि वो 20 जो हमारे होस्टेज हैं इजरायली, उनको छोड़ दे और तुरंत लड़ाई पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब इसका मानी तुरंत तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि ट्रंप क्या कह रहा है, लेकिन उसके बाद जब मैंने अखबारों की तलाश करनी शुरू की और थोड़ा डिटेल तलाशा तो पता यह चला कि अमेरिका ने एक सीज फायर प्रपोजल तैयार किया है और उस सीज फायर को मानने के लिए इजराइल के ऊपर भी प्रेशर बना रहा है। उसका कहना यह है कि हमास सारे होस्टेजेस को रिहा कर दे और बदले में इजराइल वहां से अपनी आर्मी हटा ले और जंग को पूरी तरह से खत्म करे। अब इसके तुरंत बाद हमास का बयान आता है कि हम तो काफी पहले से इसके लिए तैयार हैं, इजराइल अपनी आर्मी हटा ले। जिन 4500 से ज्यादा फलस्तीनियों को उसने होस्टेज बनाकर रखा है, जिसमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हैं, बूढ़ी औरतें हैं, बच्चे हैं, वो लड़ाके नहीं हैं, उन लोगों को वो छोड़ दे और हम यहां से 20 लोगों को छोड़ देंगे और जंग खत्म हो जाए। अब देखना यह है कि ट्रंप इस बात के लिए कितना प्रेशर बनाता है, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब इस लड़ाई को रुकवाने पर आमादा है और यह पॉसिबल है कि ये वाला जो प्रपोजल है वो इजराइल को भी मानना पड़े, क्योंकि इजराइल जितना भी उछल ले फाइनली तो अमेरिका के बिना वो 2 कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। और ट्रंप इसके पहले एक बात कह चुका है कि एक वक्त था जब इजराइल की लॉबी हमारे यहां सबसे ज्यादा मजबूत थी, एक वक्त था जब कांग्रेस इजराइल के साथ थी, लेकिन अब वो वक्त नहीं रह गया है। इसका मतलब यह है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों के बीच में ऐसे लोगों के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं जो इजराइल के साथ नहीं हैं, जो इस जेनोसाइड को, जेनोसाइड अब तो मैं खुल के कह ही सकता हूं, मैं तो पहले से कह रहा हूं, जब दुनिया भर के जेनोसाइड एक्सपर्ट्स ने, उनमें से 86%, 500 जेनोसाइड एक्सपर्ट बैठे थे, उनमें से 86% ने कहा कि जो कुछ हो रहा है फलस्तीन में वो पूरी तरह से जेनोसाइड है। तो ये बात तो हम जानते ही हैं, ट्रंप उसको कह रहा है और ट्रंप सही कह रहा है कि कांग्रेस के अंदर भी दोनों पार्टियों के लोगों के बीच में इस जेनोसाइड को लेकर इजराइल का समर्थन कम हुआ है। और अमेरिका को एज अ मुल्क अगर हम देखें तो वहां पर 60% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अब इजराइल के खिलाफ हैं और हमास के साथ हैं। यह अपने आप में ट्रंप के लिए एक चौंकाने वाला आंकड़ा हो सकता है। तो यह बहुत मुमकिन है कि इसके प्रेशर में वो सीज फायर वहां पर करवाए, 20 जो बचे हुए होस्टेज हैं उनको वापस ले और वहां पर जंग खत्म कराए। हमास भी इसके लिए तैयार है, तो अब बस तैयार करना है इजराइल को। इजराइल को तैयार करने के लिए अगर अमेरिका प्रेशर बनाता है तो यह समझिए कि जंगबंदी कभी भी हो सकती है। हूथी जिसके बीच में लगातार हमला कर रहे हैं, सबके बावजूद
उनके प्राइम मिनिस्टर को मार दिया, मिनिस्टर्स को मार दिया, कई बिल्डिंग्स गिरा दी। उसके बावजूद हूथीज लगातार हमला कर रहे हैं। कल की खबर है कि दिन भर में 3 हमले उन्होंने किए हैं, जिसमें से कम 1 हमला जमीन तक पहुंचा है। वीडियोस आई थी जिसमें धुआं उठ रहा था। हालांकि इजराइल ने कहा है कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मैरीटाइम जो उसका पानी वाला इलाका है जहां से पानी का व्यापार वगैरह होता है, वहां पर वो मिसाइल गिरी है और उससे कितना नुकसान हुआ है शायद बाद में पता चले या कभी ना पता चले। इन सब के बीच एक बार फिर जो आईडीएफ के चीफ हैं, आर्मी चीफ जो वहां पर हैं, वो कह रहे हैं कि गजा पर अगर हम कब्जा कर भी लेंगे तो इससे हमास पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमास की हार नहीं होगी। दरअसल 55,000 लोगों की भर्ती करना है इजराइल को, 55,000 रिजर्विस्ट भरना है इजराइल को, और बहुत सारे लोग इसके लिए तैयार नहीं है। आर्मी खुद थकी हुई है। ये माना जा चुका है कि 900 लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। मेंटल प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है। तो आर्मी ये कह तो रही है, कहना पड़ेगा कि हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अंदर से तैयार नहीं दिख रही है। पहले भी आर्मी के जो चीफ हैं वो ये बात कह चुके हैं कि बेहतर होता कि होस्टेज डील कर ली जाती, और अब वो कह रहे हैं कि अगर गजा के ऊपर कब्जा हो भी गया तो जरूरी नहीं है कि हमास हार जाए, जरूरी नहीं है कि हमास कमजोर हो जाए। इसका मतलब ये है कि गजा पे आप कितने भी बम ले, ये जंग सिर्फ गजा पर बम गिराने से जीती नहीं जा सकती। और इसके मानी बड़े हैं। पता नहीं नेतन्याहू तो नहीं ही समझना चाहेगा, लेकिन शायद ट्रंप इस बात को समझ रहा है और शायद इसीलिए वो कह रहा है कि अगर जंग जीत भी जाए इजराइल तो भी इंटरनेशनल लेवल पर जो उसकी बेइज्जती हुई है, परसेप्शन की जो हार हुई है, वो हार तो तय है। अब इन सब के बाद वो सीज फायर के लिए आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ट्रुथ सोशल पर जो उसने बयान दिया है वो बयान बनकर ही रह जाएगा या उसके आगे कोई बात होगी, ये देखने वाली बात होगी। अगर वो सीरियसली ये करता है तो समझिए जंगबंदी हो सकती है, और अगर नहीं करता है तो जंग होगी और जंग में दोनों तरफ नुकसान होगा। साथ में अगर यूएई प्रेशर बनाता है लगातार तो अमेरिका पर असर पड़ेगा। अगर ये सिर्फ एक बयान है तो बस आ गया बयान और खत्म हुआ समझिए। अगर सीरियस है यूएई और सच में इसको रेड लाइन मानता है तो वो अमेरिका के ऊपर प्रेशर डलवा के इस मैरिज की जो प्लानिंग है उसको कैंसिल करवा सकता है। देखते हैं कि यूएई अपने अरब होने का फर्ज थोड़ा सा निभाता है या फिर जाकर अमेरिका और इजराइल की गोद में फिर से बैठ जाता है। इससे बहुत कुछ तय होगा। अभी तो फिलहाल जो हालात हैं वो यही हैं। आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी हमेशा की तरह मैं अपडेट करता रहूंगा। अपील मैं करता हूं, आज भी करूंगा, कि अगर मुमकिन हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में सारी डिटेल्स दे दी हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी सीधी मदद कर सकते हैं। आप हमारे साथ खड़े होंगे तो हम लगातार हक की बात बिना डरे, बिना रुके और बिना झुके कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही।